अस्सलाम वालेकुम बेटा, सेकंड ईयर वालों, क्या हाल है बेटा? कैसी जा रही है तैयारी? समझ आ रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अभी आप चैप्टर सेकंड में हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपके लिए नई भी हैं, एक्सप्लेन्ड फॉर्म में है, पहले से ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है, डिटेल्ड है। तो देखें, इनको समझने की कोशिश करें साथ साथ में। और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि उनके हवाले से इसको तैयार करते रहें। ये जो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आना है इसमें से। तो जो क्वेश्चंस लॉन्ग बन सकते हैं चांसेस, वो मैंने आपको साथ बता दिए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जहाँ पे जो बोर्ड में रिपीट हुए हैं वो भी मैंने साथ साथ बताए हुए हैं आपको। लेकिन कोशिश करें कि चैप्टर्स को लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ही तैयारी करके चलें। जब आपने लॉन्ग तैयार किया होगा तो शॉर्ट ऑब्वियसली खुद ब खुद हो जाएंगे। आपको कोई जल्दी नहीं है बेटा, अभी आप इस बात को देखें ना, कोई जल्दी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके महीने या 2 महीने में पेपर है। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा। इसलिए इसको मुकम्मल तौर पे डिटेल्ड फॉर्म में एक एक लाइन कोशिश करें, रीड आउट करें, और जो प्रॉब्लम हो वो फिर डिस्कस कर लें, वो फिर आके पूछ लें। तो वक्त आपके पास चूँकि है, इसलिए इसको मुकम्मल तौर पे करें ताकि आपकी साथ में एंटी टेस्ट की भी तैयारी होती रहे। साथ में हमने उसको भी तो कंसिडर करना है ना, खाली बोर्ड का या इसको तो आपने टारगेट नहीं करना, साथ में एंटी टेस्ट को भी लेके चलना है। तो ऑब्वियसली एंटी टेस्ट का क्वेश्चन जो होते हैं वो होते बुक में से ही हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ काइंड ऑफ यानी कॉन्सेप्चुअल होते हैं वो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रट्टा वाले भी हैं, जो आपने याद भी करने पड़ेंगे आपको, लेकिन मोस्टली वो टेक्स्ट बुक की बात को ही मॉडिफाई करके पूछता है एंटी टेस्ट में। तो इस लिहाज से भी तैयार करें। वक्त अभी आपके पास है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी तैयारी, आराम आराम से चलते रहें। लास्ट टाइम हमने बच्चे पढ़ लिया था, हमने ट्रेंड्स पढ़े थे इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स, ये दोनों हो गए थे। पेज नंबर 27 के मिडल तक करीब हो गया था। मैंने आपको उस वक्त बताया था कि इसमें चीज़ें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, ये चीज़ें दो को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है, वो भी बना सकता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस में वो सिर्फ आपको इक्वेशन भी दे सकता है, आपको सिर्फ इक्वेशन भी कह सकता है कि जी ये इक्वेशन है, आपको उसके रिएक्टेंट दे दे और आपको कहे कि जी इसका जो प्रोडक्ट है वो बताएं और इसको बैलेंस करें। आधे नंबर का प्रोडक्ट होगा और आधे नंबर की बैलेंसिंग होगी, 1 नंबर का हो जाएगा। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को इस हवाले से लेके चलें ज़रा जहन में, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हेडिंग में आपको बनवा रहा हूँ साथ में, वरना नोट्स को उसको कंसल्ट करें, इंशाल्लाह ताला उससे भी फ़ायदा होगा। आए बेटा, अब शुरू करते हैं। पहले हमने देखा था कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, सिर्फ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा है। तो अब हम कुछ कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जो कि फेमस और बहुत कॉमनली यूज़ होने वाले कंपाउंड होते हैं। जैसे आपको पता है ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए। तो इस तरह के कंपाउंड जो कि बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, हम देखते हैं अब कि इनका रवैया क्या है, ये पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज हो रहे हैं, इनका ट्रेंड क्या है, अल्कली मेटल में इनका ट्रेंड क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल में इनका ट्रेंड क्या है। हम इनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। आइए जी, सबसे पहले बेटा सबसे पहले है ऑक्साइड्स। आप पे बात डिस्कस हो चुकी है पहले चैप्टर में कि ऑक्साइड्स होंगे क्या। ऑक्साइड्स बाइंडिंग कंपाउंड्स होंगे जिसमें हम एक चीज़ ऑक्सीजन होगी, एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, दूसरा एलिमेंट कैन बी एनीथिंग, एनीवन। अब चूंकि अब हम अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम सिर्फ इन्हीं के ऑक्साइड्स तक करेंगे। जब इन्हीं के ऑक्साइड्स की मैं बात करता हूँ तो केमिकल रिएक्शंस में कल और परसों वाले चैप्टर में, परसों वाले लेक्चर में ये बातें डिस्कस हुई हैं। जब हमने उसका पेक्युलर बिहेवियर पढ़ा है तो ये बातें डिस्कस हुई हैं उसमें। वो क्या कि जब अल्कली मेटल्स की बात की जाए तो लिथियम सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है, और जो दूसरा है क्या नाम है उसका, सोडियम, वो आपके सामने पेरोक्साइड बना रहा है, और जो ये है पोटाशियम वो सुपर ऑक्साइड बना रहा है। तो हम थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि इनका ट्रेंड क्या है। आप बेटा पेज नंबर बुक के 27 पे आएंगे। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना,
ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आया कभी, इसका कोई चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आने के कि जी वो आपको कहे कि जी इसका वो लिखें, नोट लिखें, इस पर होने को हो सकता है, कह सकता है वो कि इसके ऊपर लिखें ऑक्साइड्स का बता दें जी, हाइड्रोक्साइड का बता दें, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं हुआ। मोस्टली उसने इस पोर्शन में से शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको 7 टुकड़ों में बता भी देता हूँ और साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी बताता हूँ, मेंशन करवा देता हूँ साथ में। एक ये काम आप टेक्स्ट बुक से तो करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए, इस पोर्शन के लिए आपने जो आपका यूनिक के नोट्स हैं और उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन पे ज़रूर एक नज़र डालनी है, उनको अच्छे तरीके से करना है ताकि शॉर्ट क्वेश्चन कोई इसमें से रह ना जाए जो इसमें रिपीट हुए हैं बार बार। अच्छा, सबसे पहले आए ज़रा ऑक्साइड्स के ऊपर। ऑक्साइड्स में ये कहता है कि पेज नंबर 27 पे हूँ मैं, इस पे आ जाए। ऑक्साइड्स में ये कहता है वही बात कि लिथियम का जो ऑक्साइड है वो था नॉर्मल Li2O, और जो सोडियम का ऑक्साइड था वो क्या था, ये था पेरोक्साइड। तो हमें ये कैसे पता चल रहा था, हमें पता चल रहा था इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, एक की +1 तो 2 की कितनी हुई +2, तो इधर क्या हुआ -2, ऑक्सीजन की आ गई -2। अब इसी तरह सोडियम के केस में, अब ये जो सोडियम पेरोक्साइड है इसमें क्या हो रहा है, सोडियम की क्या होती है +1, एक की क्या होती है +1, 2 सोडियम की क्या होगी +2। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन की चूंकि 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाएगी, यानी कि पर ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के लिए -1 -1 और 2 ऑक्सीजन के लिए -2। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि लिथियम ऑक्साइड के केस में ये नॉर्मल ऑक्साइड है, इसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसमें सोडियम ऑक्साइड के केस में सोडियम पर ऑक्साइड है और इसमें क्या है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, और यहाँ पे इसलिए जो चूंकि 2 है तो इसलिए यहाँ पे -2 लिखा हुआ। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली पता है ऐसे होता है, यानी कि यूँ सोडियम एक लगा होता है, साथ में ऑक्सीजन होता है, और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सोडियम, ये इसका स्ट्रक्चर होता है Na2O2 का। ये आपको ज़रा हेल्प करेगा फर्दर देखने में जब आप देखेंगे। ये देखें Na2O2, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी सोडियम एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड, फिर वो ऑक्सीजन फर्दर अगले ऑक्सीजन के साथ सिंगली बॉन्डेड, और फिर वो ऑक्सीजन फर्दर अगले सोडियम के साथ सिंगल बॉन्डेड, तो 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 सोडियम हो गए Na2O2। जब बाद में इसकी ब्रेकडाउन होती है तो यहाँ से ब्रेकडाउन होता है और फिर ऑक्सीजन इसमें से बनता है। अच्छा, इसका रिएक्शन निकालने ज़रा अगर, और यही बात आप जहन में रखें, अगर इसका यही स्ट्रक्चर ज़रा जहन में रखें तो Li2O का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है, ये हमने बात पहले पढ़ी हुई है कि इसके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होते हैं। ये बात आपने पहले चैप्टर में तफसील से पढ़ ली हुई है कि अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक होते हैं। बेसिक होने का क्या मतलब है कि जब वो रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो दे प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, तो इसलिए उनको बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो इसके केस में ये क्या बनाएगा, इसके साथ मिलके ये बना देगा लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया। लिथियम हाइड्रोक्साइड इसकी एक वैलेंसी है ऐसे है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ना +1 है, ये +1 ये -1, जो होल ट्वाइस नहीं आना इसके ऊपर। लिथियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर बना देगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, आपने ये बात पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम में पढ़ी थी कि लिथियम के ऑक्साइड्स की जो प्रोडक्ट है वाटर के साथ मिलने के बाद, दैट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। यानी कि सोडियम क्या बना रहा था, Na2O2 वाटर के साथ मिलता है और ये बनाता है NaOH और साथ में ऑक्सीजन बना रहा था। अब अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो ना Na2O2 वाला, तो वो आपको समझने के लिए आसानी होगी कि ये ऑक्सीजन आई कहाँ से है, ONA, ये स्ट्रक्चर था। यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होता है, और ये
पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है और ये नेगेटिव की फॉर्म, ये पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाता है और ये नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ रह जाता है। फिर ये ऑक्सीजन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड डेवलप करता है और ये बन गया O2 ऑक्सीजन, और सोडियम इसके OH के साथ मिलकर बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो हमें पता चल गया कि बन तो इसके अंदर रही हैं बेसिस, इसके अंदर बन तो रही हैं बेसिस, चाहे वो लिथियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे वो लिथियम है, चाहे वो सोडियम है, वो बना बेसिस रहे। अब जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि इसका ट्रेंड क्या है, इसका ग्रुप में ट्रेंड क्या है, टॉप टू बॉटम इसकी बेसिसिटी कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। इस पे आए ज़रा, आप इसको देखते हैं बेटा। इसका जो ट्रेंड है ना वो है कि टॉप टू बॉटम इसकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही होती है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब यहाँ पे जब मैं ये कहता हूँ कि बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर हम थोड़ी सी बात करें, थोड़ा सा पुरानी बात को रिवाइज़ करें जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 8 में पढ़ी हुई है, एसिड बेसिस वाला जो था बात जहाँ पे हुई थी केमिकल इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स की, केमिकल इक्विलिब्रियम वाली, तो बेटा वहाँ पे आपने ये बात पढ़ी है और आपको ये बात पता है कि किसी भी एसिड को स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड क्यों कहा जाता है, किसी भी बेस को स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्यों कहा जाता है। ये डिपेंड करता है कि हाउ मच ईज दैट थिंग फील्स टू रिमूव द प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल। अगर वो बात हो रही है एसिड की तो कितनी आसानी से वो हाइड्रोजन को प्रोटॉन को लूज़ कर रहा है। अगर बात हो रही है बेस की तो कितनी आसानी से वो हाइड्रोक्सल को रिमूव कर रहा है, वो लूज़ कर रहा है। अगर वो प्रोटॉन को, एसिड की बात अगर करूँ, अगर वो प्रोटॉन को लूज़ करता है इजीली, जल्दी से, क्विकली, तो इट मीन्स दैट थिंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। यही बात कहते हैं ना, जब आप ये बात कहते हैं कि HCl है, HCl आयनाइज होता है जब सोल्यूशन में, तो वो क्या बनाता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आपने इसको HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड कहा हुआ है, वो इसीलिए कहा हुआ है क्योंकि इसकी जो Kpa वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। याद हो आपको, pKa वैल्यू इसकी ज़्यादा होती। तो जब आप हाइड्रोजन को इसमें से, जितना इसमें से प्रोटॉन निकला है, जितना क्विकली निकला है, जितने इसकी जो Ka वैल्यू है, pKa वैल्यू, वो जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही, लेकिन जब आप बात करते हैं HF की, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में आपको ये बात पता है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ अ वीक एसिड। क्यों हाइड्रोजन फ्लोराइड एक वीक एसिड क्यों है? फिर आपको ये बात बताई गई हुई है कि HF के केस में देयर इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, दैट थिंग प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा पावर कि वो प्रोटॉन को अपने साथ जोड़ के रखे, वो प्रोटॉन को ईजिली रिलीज़ नहीं करती। जब वो प्रोटॉन को रिलीज़ नहीं करती, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये वीक एसिड है, इसकी वैल्यू कम होती है, pKa वैल्यू इसकी कम होती है, तो इसकी जो आयनाइजेशन है वो कम होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वीक एसिड है। सेम इज़ द केस विद द हाइड्रोक्सल्स। अगर मैं ये कहता हूँ कि जी हाइड्रोक्सल इजीली रिलीज़ हो रहा है और इजीली रिमूव हो रहा है और उसके बाद दोबारा उसके साथ कंबाइन नहीं कर रहा, मेटल एटम के साथ दोबारा कंबाइन नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर वो इसको इजीली रिलीज़ नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि वो वीक बेस है। यही बात हो रही है अब यहाँ पे। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग बेस वाली मैंने आपको बात एक बार रिवाइज करवा दी है। अब सोच लें कि जी जब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्कली मेटल्स के केस में टॉप टू बॉटम बेसिक करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते चले जाते हैं, यू आर गेटिंग मोर स्ट्रोंगर बेसिस। आपकी जो बेस है वो स्ट्रोंगर होती जा रही है। अब अगर आपको यहाँ पे वो याद हो पीरियोडिक टेबल, और मैंने आपको कहा हुआ है कि आप पीरियोडिक टेबल याद रखें, तो पीरियोडिक टेबल आपको याद हो तो आप एलिमेंट्स को जहन में रख के खुद बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कौन सा वीक बेस होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये आप खुद बता सकते हैं।
लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम, इन सब में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? वो जो सबसे नीचे आ रहा है, जैसे कि इस केस में जो मैंने नाम लिए इनमें सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक हो गया बेटा, ये बातें आपकी पुरानी बातें भी क्लियर हो गई, रिवाइज हो गई और नया कॉन्सेप्ट भी साथ में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम ये मामला चलाते हैं तो एक छोटी सी बात अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूँ ना तो आपको आगे उसमें आसानी होगी। फिर वो बात क्या, सुने ज़रा और गौर से सुने ये बात, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे इस्तेमाल हो रहा होना है। हम जब इसको स्टडी करते हैं, इसकी बेसिसिटी को और इसकी सॉल्युबिलिटी को, दो चीज़ें बेसिकली हम देखेंगे ऑक्साइड्स के केस में। हम एक तो इसकी देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी और दूसरी देखेंगे इसकी बेसिसिटी। आगे वालों में जाके जब कार्बोनेट्स वगैरह हाइड्रोक्साइड आएंगे तो उसमें फिर हम देखा करेंगे सॉल्युबिलिटी देखा करेंगे और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी देखा करेंगे। ये दो चीज़ें डिस्कस हुआ करेंगे। बार यहाँ पे ये दो चीज़ें, बेसिसिटी की तो बात होगी कि टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो उसकी जो बेसिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये इंक्रीज़ हो क्यों रहा है? बेसिकली जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे आते हैं तो आपको ये पता चलता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी कम हो रही है। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? ये बात हो चुकी है वैसे पहले, हाइड्रेशन एनर्जी में ये बात हो चुकी है पहले चैप्टर में। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि उसकी चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में नीचे आते हैं तो वो कम हो रही होती है। मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आगे ये बातें 3-4 जो टॉपिक हैं आपके, इसमें ये बातें दोबारा यूज़ होनी है, इसलिए बेटा इसको ध्यान से ज़रा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर कर लें ताकि आपको पॉइंट इसमें हो जाए, कोई शक वाली बात ना रहे। मैंने आपको उस वक्त एग्जाम्पल दी थी कि जब आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो आपके पास, आपको पता है कि एक ग्रुप है, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, सबके अंदर +1 ही रहेगी। लेकिन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रह रही है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं ग्रुप के अंदर तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। मैं मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि लिथियम के केस में जो चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो है +1। ठीक हो गया जनाब? तो साइज इसका मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि इसका साइज है 5 पिकोमीटर फॉर एग्जांपल, बात को समझने के लिए हम लेते हैं। जब मैं आता हूँ सोडियम पे तो मैं कहता हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहनी है, एक ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 ही है इसकी। तो जब साइज पे बात आती है तो आपको ये बात पता है कि टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज हो रहा होता है, यानी कि सोडियम का साइज लार्जर होगा फ्रॉम द लिथियम। तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे कि इसका साइज अगर 5 लिया तो इसको चलो मैं 10 ले लेता हूँ। इसी तरह सोडियम के बाद आ जाएगा जनाब अली पोटाशियम। पोटाशियम में भी +1 ओवर, अगर इसको 10 लिया तो 15 ले लिया मिसाल के तौर। जब आप इसको डिवाइड करें तो अब क्या बनेगा? ये आएगा करीब 0.2, ये आएगा करीब 0.1, ये आएगा करीब 0.05 या जितना भी बनेगा। जब आप टॉप टू बॉटम नीचे आ रहे हैं तो चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज टू साइज रेशो कम हो रहा है। बेटा जब चार्ज टू साइज रेशो कम हो रहा होता है ना तो उसके अंदर जो लैटिस एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो रही होती है। जब चार्ज टू साइज रेशियो कम हो रहा होता है वो लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज। लैटिस एनर्जी भी आपने पढ़ा हुआ क्या होती है? लैटिस एनर्जी होती है जब वो किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को जो उसको ब्रेक आउट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी दरकार हो, आम अल्फाज में अगर बात करें, वैसे तो ओवरऑल उसकी डेफिनेशन यही बनेगी कि जी उसके एक मोल को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार हो, लेकिन अगर समझने के लिए बात कर रहा हूँ सिंपल अल्फाज में तो लैटिस एनर्जी ये है कि जनाब वो जो क्रिस्टल लैटिस है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कोई भी, तो क्रिस्टलाइन उस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार है, ये इसकी लैटिस एनर्जी। जब आप टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं ना तो आपकी लैटिस एनर्जी कम हो रही होती है। आपकी जो चार्ज टू साइज रेशियो है उसकी वजह से लैटिस एनर्जी क्या हो रही होती है? कम हो रही होती है।
अब जब लैटिस एनर्जी कम होती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उसको तोड़ना आसान होता जा रहा है। ये आपने देखा होगा शायद कभी, इसकी एग्जांपल क्या बन सकती है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटा पत्थर हो, तो वो पत्थर को तोड़ना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत एक ईंट के। ईंट बड़े साइज़ की है, लेकिन ईंट को आप अगर उठा कर ज़मीन पे फेंकेंगे ना, ज़मीन पे पटकेंगे उसको, तो ईंट टूट जाती है। लेकिन इसकी निस्बत आप छोटे एक पत्थर को सोच लें, तो वो पत्थर का साइज़ छोटा है तो उसका टूटना आसान नहीं होता। वो ईंट की निस्बत कम, उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको तोड़ने के लिए। तो जैसे उसका साइज़ छोटा है, जैसे चीज़ों का साइज़ छोटा है, तो उनकी चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो ज़्यादा है, चार्ज टू साइज़ रेशो वो ज़्यादा है, तो उनको तोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए क्योंकि इट हैज़ मोर लैटिस एनर्जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रुप 1 में एल्कली मेटल में टॉप टू बॉटम जब मैं नीचे आ रहा हूँ, जब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो इसके अंदर लैटिस एनर्जी कम हो रही है। जैसे जैसे लैटिस एनर्जी कम होती है ना, जैसे जैसे बेटा लैटिस एनर्जी कम होती है ना, तो उसके साथ उसका इट मीन्स कि उसको तोड़ना आसान होता जा रहा है। तो जितना उसको तोड़ना आसान होता जा रहा है तो उसका बेसिक करैक्टर बढ़ता चला जाएगा, उसका बेसिक करैक्टर बढ़ता चला, यानी कि उसका हाइड्रोक्सल का रिमूव होना वो आसान होता चला जाएगा। इसलिए मैंने ये बात की थी कि इसका जो बेसिक करैक्टर है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। और इसकी रीज़न मैंने आपको पूरी एक सीक्वेंस की फॉर्म में बता दी। आपके आसानी के लिए मैं एक बार बात को अब शॉर्टली रिवाइज कर देता हूँ। अल्कली मेटल्स में जब आप टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं ग्रुप में, तो उस वक्त आपकी चार्ज टू साइज रेशो कम हो रही होती है। विद द डिक्रीजिंग चार्ज टू साइज रेशो, लैटिस एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। व्हेन लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, इट मीन्स इट इज बिकमिंग ईजियर टू ब्रेक दैट क्रिस्टल लैटिस। When it is becoming easier to break that crystal lattice, it means the basicity will be increased. क्यों? क्योंकि जब वो कंपाउंड टूटेगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड मिसाल के तौर पे वो टूटेगा, हाइड्रोक्सल का रिमूव होना आसान होता चला जाएगा। और ये आपको पहले बात हो चुकी है कि हाइड्रोक्सल का रिमूव होना जितना आसान होगा उतनी उसकी बेसिसिटी ज़्यादा। क्लियर हो गया बेटा? अब ये बात जरा कंसेप्ट सारा जहन में रख लेना, यही बातें आगे अप्लाई होती जानी, लैटिस एनर्जी वाली, और यही बातें सॉल्युबिलिटी के लिहाज से भी अप्लाई होते जानी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट मैंने तफसीलन रिपीट कर दिया। अच्छा जी बेटा, अब 1 मिनट आए ज़रा बुक के ऊपर। अच्छा, एक काम अगर आप करें ना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वो ये कि आप ऊपर एक छोटा सा किसी जगह पे साइड पे लिख लें, ऐसे कि जैसे आप ये बेसिसिटी इंक्रीज डाउनलोड। इसका मतलब क्या है? ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप अगर ये लिख लेना ऊपर साइड पे छोटा सा, तो कल को जब आप एग्जाम की नाइट को बैठ के रिवाइज कर रहे होंगे ना, तो एक नज़र में आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप एक नज़र पढ़ेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या बात हो रही थी। आप यहाँ पर ऊपर लिख लें कि बेसिसिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मैंने एरो का निशान ऊपर से नीचे की तरफ लगाया है। इसका क्या मतलब है कि बात हो रही है ग्रुप की। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, अच्छा, इसी की बात अब जब मैं पीरियड में करूं तो क्या बात बनेगी इसकी? ये बात आपने अब तक अगर नोटिस की होगी ना तो बड़ी अच्छी बात है। चैप्टर 1 में भी ये सारी जब बातें हुई हैं तो आपने देखा होगा कि जब एक चीज़ का एक ट्रेंड ग्रुप में अगर वो डिक्रीजिंग होना, तो यूजुअली वो पीरियड में इंक्रीजिंग हो जाता है। अगर वो ग्रुप में इंक्रीजिंग हो तो वो पीरियड में डिक्रीजिंग हो जाता है। वो पीरियड में डिक्रीजिंग, ये एक टिप वाली बात है। अगर खुदा न खास्ता आप कहीं पे भूल जाएं और आपको याद ना आ रहा हो, तो एक अगर आपको याद है, मिसाल ग्रुप का याद है, तो पीरियड का फिर कह दें कि जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, जो भी चीज़ हो उसकी बात करो। अगर आप खुदा न खास्ता कभी ऐसे भूल जाएँ तो गलत, उसको छोड़ देने से, क्वेश्चन छोड़ देने की निस्बत तो बेहतर है ना कि आप उसको लिख दें। गलत हो जाएगा फिर, और क्या हो सकता है। अच्छा बेटा, इसमें जो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था वो ये कि जो सिर्फ ये जो बात है ना, ये शील्डिंग इफेक्ट के केस में ज़रा डिफरेंट है। वरना नॉर्मली ये वाला फार्मूला, ये वाला ट्रिक चल जाता है हमारा कि जी एक चीज़ अगर टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ है तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही होगी। तो अगर मैंने ये लिखा है ना कि बेसिसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज़, तो इट मीन्स कि बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट
डिक्रीज, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही होगी। अब ये बात ऐसे ही, जब टॉप टू बॉटम आप नीचे आ रहे हैं तो बेसिसिटी इंक्रीज़ हो रही है, और जब आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपको पता चलता है कि बेसिसिटी डिक्रीज़ हो रही है, और इट मीन्स कि दीज आर बिकमिंग एसिडिक। बेटा ये सारी बातें पहले चैप्टर में हो भी चुकी हुई हैं, आपको याद हो तो वहाँ पे हमने आपको एग्जांपल इसकी दी भी थी। SO3 का रिएक्शन करवाया था वाटर के साथ, और वहाँ पे आपको बताया था कि ये बन जाता है H2SO4। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ऑक्साइड्स की जो बेसिसिटी है उसका करैक्टर डिक्रीज़ होता है और एसिडिक करैक्टर इंक्रीज़ होता जाता है। अच्छा जी बेटा, यहाँ पे अब तफसीलन इसकी बात हो गई मुकम्मल, ये जो बेसिसिटी की बात है। इसने ये जो लिखा हुआ है कि द रिएक्शन ऑफ एन अल्कली मेटल ऑक्साइड विद वाटर इज एन एसिड, ये एक सिंपल सी बात है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना इसका डिज़ोल्व होना वाटर में, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है। इट इज़ लाइक एसिड बेस्ड रिएक्शन, यानी कि जैसे अब वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट याद है ना, अभी वो इस्तेमाल भी होना आगे। ऑक्सीडेशन, जब आप सोडियम मेटल को आप वाटर में डिज़ोल्व करवाते हैं और NaOH बनाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। सोडियम ऑक्सीडाइज होता है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ पे लूज करता है सोडियम एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेनिंग इज रिडक्शन। अच्छा जी, तो लेकिन जब बात हो रही है ऑक्साइड्स की, Na2O2 की, तो ये रिएक्शन बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है। ये रिएक्शन एज एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें सिंपल एक फॉर्म हो रहा है, उसका एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं और एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। यही बात उसने यहाँ पे कही है, और उसने कहा कि जी जब ये देखें ना Na2O है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, लिथियम की एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी Li2O है, ये डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा LiO2 यूँ कह लो, अगर मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ या बैलेंस करता हूँ तो ऐसे कर लेता हूँ, ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोक्सल बना रहा है, 2 हाइड्रोक्सल बन जाएंगे। ठीक हो गया, ये इक्वेशन उसने बताई हुई है यहाँ पे। अच्छा जी बेटा, उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल। अब ये सारी बातें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। वो आपको ये कह सकता है कि जी आप मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई तफसील में ना जाएं, आप मुझे ये बता दें कि जी बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, बस आप बता देंगे बेसिक कैरेक्टर का ट्रेंड ये। आप थोड़ा सा क्रिस्टल लैटिस वाली बात अगर करना चाहें, याद रहे तो वो कर लें, वरना उसने बुक में नहीं की हुई यहाँ पे, तो वो कर दें बात और एक इक्वेशन दे दें, उसका मामला हल हो गया आपका। ठीक हो गया। इसी तरह वो पीरियड का पूछ सकता है, इसी तरह सॉलिबिलिटी का पूछ सकता है, उस पर हम बात करते हैं। यहाँ पे अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और पैदा होता है, ये देखें ज़रा, ये जो इसी पेज नंबर 27 के ऊपर इसी टॉपिक का जो 3rd पैराग्राफ बन रहा है, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कहता है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट फॉर माउंटेनियर। ये बड़ा कॉमन शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है इसने कई दफ़ा बोर्ड में। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि वाई पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2 इज यूज्ड इन द माउंटेनियरिंग apparatus फॉर द माउंटेनियर्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, देखें ज़रा। होता एक्चुअली क्या है कि KO2 इसकी बात कर रहा है कि इसको हम, ये जो कोपेमा होते हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं, हाइट्स पे जाते हैं, ज़्यादा हाइट्स पे जब जाते हैं तो वो अपने ब्रीदिंग अपरेटस में साथ में KO2 लेके जाते हैं। तो कहते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लेके जाते हैं? बेटा एक्चुअली मसला क्या होता है कि जब आप हाइट पे जैसे जैसे जाते हैं ना, तो आपको ये पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो इट मीन्स कि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी तो कम हो रहा है ना, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है माउंटेनियर्स के लिए। अब यहाँ पे इसका बड़ा इंटरेस्टिंग यूज़ आता है। KO2 होता है काइंड ऑफ फॉर्म में, उसमें पाउडर फॉर्म में। ये क्या करते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में अपने साथ ले जाते हैं। अब देखें वहाँ पे इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पे कोई सिलेंडर तो साथ लेके नहीं जा नहीं सकते, ऑक्सीजन का सिलेंडर यहाँ से भर के ले जाएं अपने साथ, ये तो मुमकिन नहीं होता, ये तो आसान काम नहीं है।
तो ये क्या करते हैं कि ये KO2 का जो पाउडर है ये अपने साथ लेके जाते हैं ब्रीदिंग ऑपरेटर्स में। अब होता क्या, जब हम सांस एक्सहेल करते हैं तो आपको पता है कि हमारी सांस में क्या शामिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग ऑपरेटर्स में आती है इसके अंदर, तो वो KO2 के साथ आके रिएक्शन करती है। जब वो KO2 के साथ आके रिएक्शन करती है तो CO2 इसके साथ मिलके बना देती है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 और साथ में ऑक्सीजन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है। ये ऑक्सीजन फिर वो यूज़ करता है अपने सांस लेने के लिए, वो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, ये दोबारा रिएक्शन होता है और दोबारा ऑक्सीजन बनती है, वो फिर इस्तेमाल हो जाती है। तो इसमें बड़ी आसानी होती है कि साथ जो K2CO3 बन रहा है वो कोई हैज़ार्डस नहीं है, वो कोई हैवी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जी हमारा जो ऑपरेटस है उसका वज़न बढ़ जाएगा, पहले भी जितना पाउडर फॉर्म में था तो करीब उतना ही वज़न रहता है। तो इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करना माउंटेनियर्स के लिए बड़ी आसानी का बाइस बनता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। अच्छा जी, इसके बाद बेटा अब आ जाएं, जो दूसरी मैंने आपको बात बताई थी कि हम ऑक्साइड्स में दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक इसकी बेसिसिटी और दूसरी इसकी सॉल्युबिलिटी। अब आ जाएं इसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर। जो लास्ट पैराग्राफ है ये सॉल्युबिलिटी का आ रहा है। अच्छा जी, सॉल्युबिलिटी में क्या कहता है, कहता है कि जी सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्काइन अर्थ मेटल ऑक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल। बेटा समझने वाली बात इसमें क्या है, आपको ये बात पता है कि कोई भी चीज़ सॉल्युबल कब होती है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ले लिया ना तो आपके लिए ये सारी बातें हलवा हैं। फिर कॉन्सेप्ट ले लें, बस बात को समझ लें, बाकी सारी बात समझ आ रही। जो ये है ना इसका सॉल्युबिलिटी, आपने चैप्टर 9 में, फर्स्ट ईयर के चैप्टर में, सॉल्यूशंस के चैप्टर में तफसील से इसको पढ़ा भी हुआ है। लास्ट वाले जो टॉपिक थे ख़ास तौर पे उनमें, जहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेटेड वाले वो सारे कंपाउंड्स वाली ये सारी बातें हुई थी वहाँ पे। बहरहाल बेटा किसी भी चीज़ का वाटर में डिज़ोल्व होना डिपेंड कर रहा होता है दो चीज़ों के ऊपर, एक उसकी लैटिस एनर्जी और दूसरी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। वर्ड याद आया, हाइड्रेशन एनर्जी का वर्ड आपने चैप्टर 9 में पढ़ा हुआ है। लैटिस एनर्जी की तो बात हो गई है, ये लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो कि उस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए चाहिए। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, जब कोई भी कंपाउंड वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जनाब अली KCl है, KCl को जब वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो इट इमीडिएटली इट आयनाइज इनटू इट ब्रेकअप्स, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनमें ब्रेकअप होता है, आयनाइज होता है। वो क्या है, वो इस केस में ये है। तो ये बात आपको पता है कि अब ये पोटेशियम और क्लोराइड की फॉर्म में जब आ गया ना तो इसको आके वाटर मॉलिक्यूल H2O वाटर मॉलिक्यूल आके इनको सराउंड करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह यही काम क्लोराइड के लिए भी होता है। अब इस काम के दौरान में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, इस काम के दौरान में एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी रिलीज होती है। अब जो भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, आप इसको लैटिस एनर्जी से कंपेयर करेंगे। अगर इसकी लैटिस एनर्जी होगी ज़्यादा तो ये डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, और अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी ज़्यादा तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। बस सारी बात का जो मुख्तसर है वो ये इसको यहाँ तक इसको इस बात को रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला ना नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम यहीं से बात को चलाते हैं। अब मैंने आपको बेसिकली ना आज के लेक्चर में हमने चीज़ें बाय लाइंस या बाय पेज ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सारे का सारा मिल गया। अब यही कॉन्सेप्ट आपके जो आगे वाले 3-4 टॉपिक है ना, कार्बोनेट वाला, हाइड्रोक्साइड वाला, नाइट्रेट, सल्फेट, उन पे अप्लाई होना है और ये बात सारी मुकम्मल हो जाएगी। इसको यहीं तक रखें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, गुड लक, मेहनत करें, शाबाश।